हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों ज्वाइन करिए हमारी ऐप को, जहाँ पर आपको रेगुलर क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और पैड बैचेस में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन करिए हमारी टेलीग्राम की ऐप को, जहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ्स और वीडियोस मिल जाएंगी और लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, कम्युनिकेबल डिजीजेस। बेसिकली आपके सिलेबस में जो है दो चीज़ें हैं, एक तो कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग दो या तीन से चार वीडियोज़ में आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन में। एक बच्चे ने पूछा था कि बायोटिन जो है, बायोटिन, तो बायोटिन के अगर हम लोग कैप्सूल्स खाएंगे तो क्या उससे हेयर फॉल रुक सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल रुक सकता है, क्योंकि बायोटिन की डेफिशिएंसी की ही वजह से आपका हेयर फॉल होता है। तो आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, बहुत सारे कैप्सूल्स आ जाते हैं मार्केट में। ओराइजा का भी शायद एक कंपनी है, 399 का उसका पड़ता है, और आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेस्ट बता पाएगा। और दूसरे एक बच्चे की क्वेरी थी कि फॉलिक एसिड कौन सी प्रोटीन विटामिन का नाम है। फॉलिक एसिड 11 है, B11, ये आप लोग याद रखेंगे। B11, विटामिन B11 जो है फॉलिक एसिड होता है, B7 नहीं होता। वो ल्यूसेंट पे लिखा है, लेकिन छोड़ो, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो दूसरी बुक से पढ़ा है, पाथफाइंडर से पढ़ा है, तो वो ज़्यादा बेटर है। B7 कुछ ग्लूटामेट होता है, वो आप देख लेंगे वहीं पर। तो आज का हम लोग अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जानने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि डिजीज़ क्या होता है और डिजीज़ से पहले हेल्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ की तरफ ही चलेंगे। हेल्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 से पहले क्या होता था कि यहाँ पे देखिए, 1948 से पहले क्या था, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तो हर एक कंट्री जो है अपनी डेफिनेशन देती थी अपने तरीके से। जैसे कोई बोलेगा हेल्थ जो है बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई दूसरा बोलेगा उसके ऑर्गन्स अगर हेल्थी होंगे तो बस वो हेल्थी है। लेकिन जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी 1948 में, तो उसने जो है हेल्थ की डेफिनेशन दी और उसने तीन कंपोनेंट्स रखे हेल्थ के रिलेटेड। एक तो फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीन कंपोनेंट्स को रखा गया। और ये क्यों? क्योंकि देखो, जब इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, SUMMITS, जिनको पता नहीं है, समिट होते हैं, बड़े बड़े जो इजलास होते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती थी कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बीमारी को कहता हूँ टाइफॉइड, उसी को फ्रेंच वाले और कुछ नाम रखेंगे, उसी को दूसरे पाकिस्तान वाले और कुछ नाम रखेंगे। तो जब इंटरनेशनल समिट होते थे तो प्रॉब्लम्स हो जाती थी कि एक चीज़ के हज़ारों नाम होते थे। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि जो भी नाम दिया जाए वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, पूरे दुनिया में माना जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ में तीन कंपोनेंट्स आते हैं। बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी कि वो बाहर से फिजिकली फिट होना चाहिए, उसे कोई भी बाहर से डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी नंबर अगर मैं बात करूं मेंटली हेल्थी यानी कि वो दिमाग से, वो कुछ लोग होते हैं ना जो पागल टाइप के होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उसका नर्वस सिस्टम अच्छा खासा काम करना चाहिए। ये नहीं कि उसका नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ तो हम लोग उसे हेल्थी कहेंगे, ऐसा नहीं होता। हेल्थी में क्या आ जाता है? फिजिकल भी बंदा फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, और सोशली। ठीक है ना? सोशल का मतलब ये है कि देखो, कुछ लोग क्या होते हैं जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अब सब लोग जानते हो उनकी सोसाइटी में इज्जत नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, खुद को अलग आइसोलेशन में, या जिनका कोई बॉडी पार्ट, मान लीजिए कोई भी, उनको कोई डिजीज़ होती है, कोई फिजिकल डिजीज़ होती है, वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करते हैं, दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहने का मतलब है बंदा सोशली हेल्थी भी होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी में उसकी इज्जत होनी चाहिए। तो ये थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 की डेफिनेशन। इसमें आपने याद यही रखना है कि हेल्थ जो है 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डेफिनेशन दी, वो उसमें तीन कंपोनेंट्स आते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो चलिए अब हम लोग डिजीज़ की तरफ चलते हैं। डिजीज़ तो आप लोग सिंपली जानते ही हो, क्या? जो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि हार्ट का काम है पंप करना, अगर वो पंप ना करे हार्ट अटैक आ जाएगा। या और कोई डिजीज़ जो है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो सेल्स जो है ना लिमिटेड क्वांटिटी में बनते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बनेंगे तो कैंसर हो जाता है। वही हुआ डिजीज़ दो वर्ड से लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप, डिस और ईज। डिस का मतलब होता है क्या? डिस का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट, और ईज होता है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब जो आपका कंफर्ट है उसके अपोजिट।
यानी कि कोई भी डिजीज़ लग जाना, कोई भी बीमारी लग जाना, उसी को हम लोग कहेंगे डिजीज़, ठीक है ना। वही यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कंडीशन विच इंटरफेयर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड इफेक्ट हेल्थ, यानी कि जो आपकी बॉडी कोई भी नॉर्मल फंक्शन करती है, जब उस फंक्शन में वो फंक्शन ना कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसी को हम लोग कहेंगे उसके अंदर डिजीज़ है। और डिजीज़ जो है वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, यानी कि मतलब कोई स्ट्रक्चर, आपके बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चरल में कोई स्ट्रक्चर में कोई भी इफेक्ट पड़ जाए, वो अच्छे से काम ना करे, तो वो स्ट्रक्चरल आ जाएगा। और फंक्शनल होता है जब वो आप चाहे फंक्शन ना करे। स्ट्रक्चरल का मतलब है जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यूज़, जैसे कि टिश्यूज़ जो होते हैं, सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या, कैंसर। ठीक ना किया जाए तो ट्यूमर, वो आ जाएगा स्ट्रक्चरल में। फंक्शनल आ जाएगा जब आपके किसी ऑर्गन में, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में जो आपका नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का, जब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फंक्शनल डिस्टर्बेंस वही होता है बॉडी का। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो याद रखने वाली चीज़ एक ही है अभी तक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली। अब हम लोग टाइप्स की बात करें तो टाइप्स बहुत सारी हैं, याद रखेंगे आप लोग, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, लेकिन इसे भी लिया गया है यहाँ पर देखिए एक्वायर्ड से, ठीक है ना। तो हम लोग हर एक चीज़ पढ़ेंगे आपको समझाने के लिए। पहले हम लोग माइंड मैप से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि डिजीज़ को दो हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। एक तो कंजेनिटल, याद रखेंगे आप लोग, कंजेनिटल, और दूसरा एक्वायर्ड। कंजेनिटल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो पैदा होने से पहले ही होती हैं, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से ही होती हैं, वो होती हैं कंजेनिटल। वही मैंने यहाँ पर लिखा है इनबॉर्न डिजीज़। और दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है जब बच्चा माँ के बाद, मतलब पैदा होने के बाद जो डिजीज़ उसे लग जाती हैं, उसे हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इस एक्वायर्ड को भी फर्दर डिवाइड किया गया दो हिस्सों में, एक तो कम्युनिकेबल में, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल में। तो यहाँ से आगे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर आपने सिर्फ इतना याद रखना है, क्या कॉन्जेनिटल क्या होता है, इनबॉर्न डिजीज़। और इनबॉर्न कैसे होगी आप खुद ही सोच लीजिए, आप सब लोग इंटेलिजेंट है तो सोचिए। देखिए कॉन्जेनिटल में क्या होगा, इनबॉर्न है तो इनबॉर्न मोटे लफ्ज़ों की बात है, माँ के पेट में ही बच्चे को डिजीज़ है। वो क्यों है, क्योंकि वो जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से, मतलब अगर आपके किसी फैमिली, किसी रिलेटिव्स में कोई डिजीज़ होती है, वो सिर्फ माँ बाप नहीं होते, उसमें माँ बाप, चाचा, मौसी, क्योंकि जीन्स जो है ना इनहेरिट होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए। तो वही यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब कोई डिफेक्टिव जीन आ जाए उस बच्चे में, तब जो है तब इनबॉर्न डिजीज़ पैदा होती हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जेनिटल डिजीज़। इन्हें फिर फर्दर डिवाइड किया है दो हिस्सों में, याद नहीं रखेंगे आप लोग, सिर्फ बोल रहा हूँ। जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन क्या होता है, देखिए जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, मतलब क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, हेलिकली कॉइल होता है, इस तरह से हेलिकली कॉइल होता है। तो उसको हेलिकली कॉइल्ड डीएनए को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और जब हम लोग डीएनए को भी खोल कर देखेंगे, किसमें, माइक्रोस्कोप में, तो हम लोग उसका जो छोटा सा सेगमेंट है, मान लीजिए ये डीएनए है, रुकिए 1 मिनट, हम लोग मान लेते हैं कि फिर से ये जो है डीएनए है, मान लीजिए इतना पोर्शन, तो इसका छोटा सा सेगमेंट, इतने से सेगमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं। उसके अंदर फिर वो सीक्वेंसेस होते हैं ATGC, वो छोड़िए आप, तो इसके अंदर जो है सीक्वेंसेस को आप में उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जीन म्यूटेशन में क्या होगा, इन्हीं जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं। म्यूटेशन का मतलब ही चेंज होता है, वेरिएशन होता है। जब उनमें चेंज आ जाए उसकी वजह से भी डिजीज़ होती हैं, और समटाइम पूरे क्रोमोसोम में चेंज आ जाती है। क्रोमोसोम दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे होते हैं बॉडी के क्रोमोसोम। चलिए छोड़िए, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप लोग याद रखिए। जीन म्यूटेशन, जीन में चेंजेस आने की वजह से। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जब क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम जो है 30 पेयर्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 30 पेयर, 30 सेट होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभार एक बढ़ जाता है या कभी कभार एक घट जाता है, तो जब फिर उससे एक सिंड्रोम, यानी कि एक डिजीज़ ही आप समझ लीजिए, डिजीज़ ही हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, जीन म्यूटेशन की, तो जीन की म्यूटेशन की एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देख लीजिए, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया जो है ना, इसको हम लोग रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, ROYAL,
रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये पता किस में पाई गई थी? इंग्लैंड की एक क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया शायद, हाँ, क्वीन विक्टोरिया में ये पाई गई थी। तो फिर उसके बाद बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई, इसके फैमिली में तो किसी को नहीं है, तो फिर कैसे आ गई? फिर बहुत सारे उसको तो वो कुछ चेंजेज़ आ गई थी जीन्स में, उसी की वजह से वो हीमोफीलिया हुआ था। इसमें क्या हो जाता है? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो है ना, स्किन में ब्लीडिंग, वो लाल-लाल धब्बे जैसे पड़ जाते हैं। तो चलिए दूसरा आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है ना, इसमें आप हर एक चीज़ देख सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ पर बात आ जाए कलर को डिस्टिंग्विश करने की, 2 कलर होते हैं रेड और ग्रीन। तो रेड और ग्रीन के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप फ़र्क नहीं पहचान पाओगे। अगर मैं आपके सामने रेड रखूँ या ग्रीन रखूँ, आपको पता नहीं चलेगा ये कौन-सा कलर है। तो इसी को नाम दिया गया कलर ब्लाइंडनेस। तो ये भी होती है जीन म्यूटेशन की वजह से। अब बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसमें सिंड्रोम्स हैं। कैलीन फिल्टर सिंड्रोम, कुछ लोग इसे लाइन फिल्टर भी पढ़ते हैं कि साइलेंट रखते हैं, लेकिन कैलीन रियल वर्ड है। तो दूसरा आ जाता है डाउन सिंड्रोम। उसके बाद भी बहुत सारे हैं, टर्नर सिंड्रोम है और भी बहुत सारे सिंड्रोम है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में भी नहीं है उतना। तो कैलीन फिल्टर सिंड्रोम जो है ना, इन सिंड्रोम में क्या होता है ना, अगर मैं आपको मोटी बात बताऊँ, मोटे लफ्ज़ों में समझाऊँ, सिंड्रोम्स में क्या होता है कि बच्चा जो है ना, वो मेंटली मतलब ठीक नहीं होता, उतना एक्टिव नहीं होता, उसका दिमाग तेज़ नहीं होता। सम टाइम जैसे कि डाउन सिंड्रोम में गला जो होता है ना, गला, नेक जो होता है, नेक पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइड होता है, चपटा हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो नेक पोर्शन होगा ना, ये बहुत बड़ा होगा, चेहरे के कंपैरिजन में भी बहुत बड़ा होगा। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन सिंड्रोम्स की वजह से। लेकिन मैम आप लोग याद रखोगे, क्या 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 दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखेंगे। तो एक्वायर्ड, अब एक्वायर्ड तो मैंने पहले ही बता दिया है, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद ड्यूरिंग लाइफ टाइम जब उसे कोई डिजीज़ लग जाए, उसे हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। अब इसी एक्वायर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है ना? कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो एक्वायर्ड डिजीज़ होती है, समझ रहे हैं ना आप लोग? वो एक्वायर्ड डिजीज़ यानी कि नॉन इनहेरिटेबल, वो नॉन इनहेरिटेबल डिजीज़, मतलब जो पेरेंट्स से, जो रिलेटिव से ना आए, उसे हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है ना? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो स्प्रेड होती है, स्प्रेड यानी फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में। और किस तरह से? सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट मतलब है ड्यूरिंग सेक्स जो होता है, तब भी बहुत सारी डिजीजेज आ जाती हैं। या फिजिकल कांटेक्ट, किसी के साथ आप हैंड शेक करते हो, उसे जुकाम लगा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसे जुकाम लगा है, फ्लू है, तो वो जो राइनो वायरस है वो आपके हाथ में चला जाएगा, तो आपको भी जुकाम लग जाएगा। या वेक्टर्स, वेक्टर्स होते हैं छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि इंसेक्ट्स भी हम लोग वेक्टर्स कह सकते हैं, जो क्या करते हैं, जो डिजीज़ कैरियर होते हैं, डिजीज़ के कैरियर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन डिजीज़ के ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस को ले जाते हैं। पैथोजन तो जानते ही होंगे ना? पैथोजन, चलिए बता देता हूँ, पैथोजन होता है डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, MICROORGANISM, डिजीज़ काज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है, इसे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि आप तो जानते हो ये फैलती है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलती है, तो इसलिए हम लोग इसे इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहते हैं। इसी कम्युनिकेबल डिजीज़ को, इस कम्युनिकेबल डिजीज़ को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है ना? मतलब 2 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया। एक तो किस बेस पर कि काजेटिव एजेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है काजेटिव एजेंट। काजेटिव एजेंट मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म इसे काज करता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, लाइक अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो बैक्टीरियल हम लोग कहेंगे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस की वजह से होता है तो वायरल डिजीज़ कहेंगे, प्रोटोजोन की वजह से होता है तो प्रोटोजोन कहेंगे। वायरस, बैक्टीरिया, शक्तिया, ये सब आपको पता है, ये मैं आपको आगे भी बोलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं वायरल डिजीज़ पढ़ाऊँगा मैं आपको वायरस के बारे में बताऊँगा। उसके बाद हेलमेंथ डिजीज़ है। हेलमेंथ क्या होता है ना, हेलमेंथ आप सिंपली याद रखेंगे, हेलमेंथ मीन्स वॉर्म, WORM, हेलमेंथ मीन्स वर्म होता है, कोई भी वर्म, जैसे कि एस्कैरिस है, उसके बाद बहुत सारी और भी वर्म्स होती हैं। तो उनकी वजह से जो डिजीजेस होते हैं ना, उनको हम लोग हेलमेंथ डिजीजेस कहते हैं। ठीक है बेटा? तो हेलमेंथ जो है, हेलमेंथ क्या बोल रहा था मैं, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, एक बंदा आ गया था। तो चलिए, हेलमेंथ जो है इसमें वर्म्स आती हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला एस्कैरिस, एस्कैरिस, और ये जब वर्म्स पेट के अंदर होती हैं ना, या आपके इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज करती हैं बेटा, ये बहुत 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 ज़्यादा हाईली डेंजरस होती हैं।
और जब अगर इनको निकाला ना जाए तो इंसान सूख जाएगा, बेचारा मर जाएगा 2-3 सालों में। और एक एग्जांपल बताता हूँ, टेप वॉर्म है, ठीक है ना, टेप वॉर्म। चलिए लिखिए TAPE टेप, WORM टेप वॉर्म। उसके बाद आप लिख लीजिए, अगर लिखना है फ्लूक वॉर्म, FLUKE फ्लूक, WORM वॉर्म। उसके बाद चलिए एक और राउंड वॉर्म भी है, पैरासिटिक वॉर्म्स भी होती हैं, बहुत सारी वॉर्म्स होती हैं। तो चलिए छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसने नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है। फंगल डिजीजेज जो फंजाई से हो जाए, ठीक है ना, जैसे कि रिंग वॉर्म, फिर हम लोग रिंग गार्ड लगाते हैं, और रिकेट्सल्स। रिकेट्सल बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ये हम लोग सब आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन देखते हैं, और 2-4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक बहुत लेंथी है इसलिए। और एक क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बोली, कॉजेटिव एजेंट के बेस पर, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, और दूसरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन जो है किस तरह से होता है। तो इसमें आ जाएगा कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस आप मोटे लफ्ज़ों में याद रखिए, कॉन्टेजियस वो डिजीज़ होती हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाती हैं। ऊपर मैंने बोला भी था, जैसे कि वो ज़ुकाम जो लग जाता है, या एड्स जो होता है। देखिए जब आप लोग सेक्स करते हैं तो डिजीज़ होती है STD। STD का मतलब ये है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वही एड्स आ जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है इसकी फुल फॉर्म, जो लिखना चाहते हैं। ACQUIRED एक्वायर्ड, IMMUNO इम्यूनो, DEFICIENCY डेफिशिएंसी, और सिंड्रोम तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और नॉन कंटेजियस डिजीजेज वो होती हैं जो क्या, जो सेपरेट होती हैं, मतलब इनका सोर्स जो है ये हवा से फैलती हैं, एयर से, वाटर से। वाटर का जैसे कि वाटर से फैलती है कौन सी, टाइफाइड डिजीज़ वाटर से फैलती है, कॉलरा भी वाटर से ही फैलती है, एयरबॉर्न भी है, फूड से जब, जैसे फॉर एग्जांपल एक मक्खी है, मक्खी जो है कहीं चीज़ पर बैठती है, और मक्खी तो आपको पता है हर जगह, जहाँ जहाँ इसे कुछ भी मिल जाए गंदी चीज़ों में, हर जगह बैठती है। वहाँ से उठ के, मान लीजिए फीसिस से, टट्टी से उठकर आपके खाने पर बैठ गई, आपने वही खाना खा लिया, उस टट्टी के ऊपर वायरस था। वायरस क्यों था आपको पता है ना, ये वायरस या बैक्टीरिया जो है स्टूल के साथ, इस टट्टी के साथ जो है निकल आते हैं। तो मक्खी ने आपको वहाँ का, तो मक्खी यहाँ पर क्या बनी, वो बनी कैरियर, वो बनी कैरियर, ठीक है ना। तो वो वेक्टर भी हम लोग उसको कह सकते हैं मक्खी को। अब वो आपके खाने पर चली गई, आपने वही खाना खाया, तो वो जो है वो आपके पेट के अंदर वायरस या बैक्टीरिया चला गया, तो उसके बाद वो जो है डिजीज़ काज करेगा। तो उसी को हम लोग नॉन कंटेजियस कहते हैं। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए लास्ट बच जाता है कौन सा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नाम से ही पता चल रहा है, नॉन मतलब क्या है, नहीं फैलती। नॉन कम्युनिकेबल, अगर ए होता तो जहाँ भी जिस भी वर्ड के साथ ए लिखा हो ना, आपको पता भी होगा शायद, जिनको पता ना हो, जिस वर्ड के साथ ए लिखा हो उसका मतलब होता है एब्सेंट। ए जैसे कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्शुअल यानी कि एब्सेंस ऑफ सेक्स, ठीक है ना, कि सेक्स के तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो ए मतलब एब्सेंस। उसी तरह से नॉन कम्युनिकेबल, नॉन का मतलब होता है नहीं, आप याद रखेंगे सिंपली नहीं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीजेज जो सेपरेट नहीं होती। और इसकी टाइप्स की बात करूँ, 4 टाइप्स होती हैं, याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो इसकी टाइप्स, एक तो आ जाएगा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिजीज़ किस तरह से, डेफिशिएंसी होता है कमी, आप सब लोगों को पता है। तो कमी किसकी, जब 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 न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग मेल न्यूट्रिशन, MALNUTRATION, जिसे हम लोग मेल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो जब मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कि आपके बॉडी को जिन न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत है, जिस खुराक की ज़रूरत है, जब आपको वो नहीं मिलती, तो तब जो डिजीज़ हो जाए उसे हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी है, ख्वाशियोरकर और मेरस्मस। ख्वाशियोरकर और मेरस्मस जो है ना, ये जो दो डिजीज़ हैं, ये दोनों ज़्यादातर गरीब बच्चों में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं आप बैलेंस डाइट लेंगे, तो और बैलेंस डाइट तो छोड़िए, कुछ गरीब ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको 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 खाना तक नसीब नहीं होता, जिसकी वजह से उनको डिजीज़ हो जाती है। और ख्वाशियोरकर उसे हम कहते हैं मेल न्यूट्रिशन की डिजीज़ है। जब तक लिमिट में है तब तक हम लोग उसे ख्वाशियोरकर कहेंगे। जब सेवियर हो जाए, सेवियर जानते हो ना, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर डिजीज़ चली जाए, तो तब हम लोग इसको मेरस्मस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी नंबर बात, डीजेनरेटिव डिजीजेज। डीजेनरेटिव डिजीजेज वो डिजीजेज होती हैं जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स डीजेनरेट, मरने लगते हैं, डीजेनरेट होने लगते हैं। डिजीज़ की बात करें, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है ना, ये बेसिकली जॉइंट्स की डिजीज़ होती है। जॉइंट समझते हो ना, जोड़े, जिनको जोड़े ही कहते हैं उर्दू में शायद, तो जोड़े। और हार्ट डिजीज़ भी, जैसे कि हार्ट में आपके ये सेल्स जो हैं डीजेनरेट हो गए, मर गए, होल बन गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, तो उसी को हम लोग डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं।
बेटा ये लोग इंट्रोडक्शन है, आप लोग उतना नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया, आगे से 2-3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, कैंसरस, कैंसरस तो पता है ना, कैंसर क्या होता है। कैंसर होता है, मान लीजिए आपके बॉडी, आपके नहीं अल्लाह रहम करे, किसी भी बंदे के, किसी पेशेंट के बॉडी में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है कि जो स्किन है ना, या जो सेल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग कैंसर कहेंगे। ठीक है ना। कैंसर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पढ़ेंगे हम लोग, इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम आगे। तो फिलहाल आप लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से आउटलाइन बता रहा हूँ। तो कैंसर में क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, और अगर उसका ट्रीटमेंट वक्त पर ना किया जाए, वही सेल्स जो हैं आगे जाके एक आउटर में बुल्जिंग जैसा पोर्शन बना लेते हैं, एक मास बना लेते हैं सेल्स का, जो बाहर से दिख जाता है, जिसे हम लोग फिर ट्यूमर कहते हैं, TUMOUR। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और फोर्थ वन जो है वो है एलर्जिक डिजीज़। एलर्जिक डिजीज़ तो आपको पता है ना, हम हर लोग बंदा कहता है एलर्जी, इसको एलर्जी है इस चीज़ से उस चीज़ से। तो एलर्जेंस, जिस चीज़ से एलर्जी हो उसे हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो उसे हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, अस्थमा और हे फीवर। चलिए दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है मैंने शायद, हाँ। तो अस्थमा और हे फीवर, अस्थमा क्या होता है, अस्थमा देखो उसमें वो पंप की ज़रूरत पड़ती है, क्यों 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 क्यों, उनको भी बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, अगर फ्रेश ऑक्सीजन ना मिले तो टपक जाएगा बंदा। उसी तरह से हे फीवर भी मैं नीचे ही एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आती हैं कि हमको PDF नहीं मिलती, तो बेटा अगर आपको JK सिविल सर्विस वाले प्रोवाइड नहीं करते, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दिखा देता हूँ उसका लोगो, ये है उसका लोगो। साइंस कॉन्सेप्ट्स आप लोग लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। और ये मैंने चैनल जो है, ये मैंने चैनल आप ही के लिए बनाया है, ताकि आपको PDFs रेगुलर मिल सके। और लास्ट पे देखते हैं, सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर किया जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, उसके हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने MCQs। तो उसके अब हम लोगों ने पढ़ना है वायरल डिजीज़, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट नहीं, चलिए अभी 30 मिनट की वीडियो बना देते हैं। तो वायरल डिजीज़, सबसे पहले आप सब लोगों को थोड़ा सा वायरस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वायरस क्या होता है। वायरस जो होता है ना, ये नॉन लिविंग नहीं, आप ये समझिए, ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। ठीक है, यहाँ पर मैं, चलिए, वायरस ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। किस तरह से, जब ये किसी होस्ट के बाहर है, ठीक है ना, किसी होस्ट के बाहर जब है तो तब ये नॉन लिविंग होता है। लेकिन जब ये एंटर हो जाता है, जब ये बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो उसके बाद ये एक्टिव हो जाता है, फिर ये अपना काम करना शुरू करता है, फिर ये डिजीज़ काज करना शुरू करता है। इसीलिए मैंने इसको कहा ये लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। और ये जो है ना, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इनको नेक्ड आइज, मतलब जब हम लोग सीधा देखेंगे ना आँखों से तो कभी नहीं दिखेंगे, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसके लिए भी वो 40x की भी नहीं, एक तो होता है ना माइक्रोस्कोप, अपने लाइब्रेरी में देखे होंगे, एक 10x का होता है, 40x का होता है, 100x का होता है। तो मतलब शायद 70x से अबो ही इसमें दिखता है उस वाले माइक्रोस्कोप से, इतने ये छोटे होते हैं वायरसेस। ठीक है ना। तो वायरस जो है ना, वायरस के बारे में तो पहले किसी को पता ही नहीं था, और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना उत्सुकता, वो क्यूरियोसिटी जानने की कि ये है क्या चीज़, ये सबसे ज़्यादा किसको थी। एक साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, बचपन से ही सुना होगा, लुईस पॉस्चर, LOUIS, स्पेलिंग चेक कीजिएगा, पक्का नहीं हूँ, लुईस पॉस्चर, POSTIEUR, पॉस्चर। तो वो क्या कर रहा था, वो ये बात जानना चाह रहा था कि रेबीज़ जो होती है, जिसे कश्मीरी में, रबीज़ को कश्मीरी में हलक कहते हैं, हलक, अल्लाह ताला बचाए इन डिजीज़ से। तो रबीज़ जो है, रबीज़ किसकी वजह से होता है, कौन सा पैथोजन है, पैथोजन यानी डिजीज़ काइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से रबीज़ होती है। लेकिन वो इसे पता तो नहीं कर पाया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, इवोन स्काई, IVAONSKY, इवोन स्काई, इवॉन स्काई, स्पेलिंग बोल दी है, इवॉन स्काई। उसने एक फ़िल्टर बनाया। उसने फ़िल्टर क्या बनाया कि मैं जो है वायरस या बैक्टीरियाज को इससे छान सकूं, उसे कुछ चैम्बर कहते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद रखेंगे बस, इवॉन स्काई। तो इवॉन स्काई ने एक चैम्बर बनाया, और उसी चैम्बर का इस्तेमाल करके इवॉन स्काई ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को मतलब ऑब्टेन किया, और उन्हें जब माइक्रोस्कोप में देखा तो तब जो है वायरस की डिस्कवरी हुई कि ये वायरस है। और वो वायरस उसने किस में पाया था ना, वायरस जो है एक प्लांट में पाया था, टोबैको प्लांट में। टोबैको समझते हो ना, तंबाकू जिसे कहते हैं, वो उस प्लांट में, इसीलिए उसका नाम फिर पड़ा था टोबैको मोज़ैक वायरस। लिख लेते हैं, TOBACCO, TOBACCO, टोबैको, MOSAIC,
टोबैको मोज़ैक वायरस। तो उसी में उसने जो है फिर ये पाया था। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं। वायरस जो है, वायरस के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे मोटे पार्टिकल, उनको हम लोग वीरियंस कहते हैं, VIRIONS, वीरियंस। तो उन्हें हम लोग वीरियंस कहते हैं। तो अब हम लोग, चलिए इतना काफ़ी है वायरस की इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम लोग बात करते हैं वायरसेस में जो हमारी पहली टाइप है, पहली डिजीज़ जो है मीज़ल्स। मीज़ल्स डिजीज़ जो है ना बेटा, ये जो है ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाता है, आपकी जो बॉडी होती है, जो बच्चों की बॉडी होती है, उसमें रेड कलर के वो दाग धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे, मीज़ल्स जो है, मीज़ल्स किस वायरस से होती है, ये पॉइंट, इन ये पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो मीज़ल्स वायरस जो है वो होगा किससे, पैरामेक्सो वायरस से। और ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का मतलब ये है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द वायरसेस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ वायरसेस हैं जिनमें डीएनए, लेकिन 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 आरएनए जो है मोस्ट केसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल याद रखो आप, सिंपल, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, डीएनए या आरएनए को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी इंक्यूबेशन, यहाँ पर मैंने आईपी लिखा है, आईपी मीन्स इंक्यूबेशन, क्या हो गया, हाँ। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, मान लीजिए जब किसी ऑर्गेनिज्म ने, जब इस अपने वायरस ने, ये जब ये अंदर चला गया बॉडी के अंदर, तो ये इफेक्ट कितने दिनों बाद शुरू करेगा, उसी को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, INCUBATION, इंक्यूबेशन पीरियड। तो 10 से 14 दिन, जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर हो गया, तो तब ये डिजीज़ काज करेगा। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 डेज का होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन फैलता कैसे है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि थूके वूके होते हैं ना, जब हम लोग बात करते हैं ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, उससे फैलता है। फॉर्माइट से फैलता है। फॉर्माइट जानते हो ना, फॉर्माइट्स होता है ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़, आप चेयर पर बैठे हो तो वहाँ पर लग गया, नीचे चेयर पर दूसरा बंदा आके बैठ गया, उसके हाथ में वायरस लग गया, उसके बाद उसने नाक साफ़ की तो वहाँ से चला गया। बहुत सारे रीजंस होते हैं, चलिए छोड़िए, याद आप लोग यही रखेंगे, पैरामिक्सो वायरस। और मेडिसिन की बात करें तो अकाइक्लोविर ड्रग्स, अकाइक्लोविर ड्रग्स जानते हो ना, यही ड्रग्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नाम ये ड्रग्स भी नहीं मेरे हिसाब से आपको कोई पूछेगा। उसके बाद एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स वो ये होते हैं, मेडिसिन होती हैं जो जो क्या करती हैं, जो फीवर को रिड्यूस करती हैं, जो बुखार को रिड्यूस करती हैं। याद रखेंगे आप लोग, एंटीपायरेटिक्स वो मेडिसिन, वो सब्सटेंसेस जो फीवर को रिड्यूस करेंगे। और दूसरा भी एक चीज़ होती है एंटी एनाल्जेस्टिक्स, ANALGESTICS, एनाल्जेस्टिक। तो वो क्या करते हैं, वो आपको दर्द से राहत दिलाते हैं, पेन से राहत दिलाते हैं। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। और प्रिवेंशन सिंपल है, प्रिवेंशन होता है रोका जा सकता है, किससे, वैक्सीन आती है एक मार्केट में, MMR वैक्सीन, ठीक है ना। इसका नाम MMR क्यों कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो है मीजल्स मम्प्स रूबीला, ठीक है ना। मीजल्स लिख लीजिए, MEASLES, मीजल्स, MUMPS मम्प्स, और RUBELLA, ठीक है ना बेटा। मीजल्स, MEASLES मम्प्स, MUMPS मम्प्स, और रूबीला, RUBELLA। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, मीजल्स मम्प्स रूबीला वैक्सीन दी जाती है। कब कब, जब बच्चा 9 से 12 मंथ का हो जाए, मतलब ये जो है 2 बार दी जाती है लाइफ टाइम में। जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाए, उसके बाद 15 से 18 महीना का हो जाए, इन दौरान। तो बेटा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे लेक्चर कैसा लगा। पिछली बार मैंने लेक्चर डाला था, कुछ बच्चों ने कहा कि थोड़ा डेप्थ में हो जाए। आपके कमेंट से ना दिल खुश हो जाता है, कितने अच्छे अच्छे कमेंट आपने पिछली बार किए थे। तो चलिए, मीजल्स हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये वायरस का भी कंप्लीट करेंगे, बैक्टीरियल भी कंप्लीट करेंगे। एक और वीडियो उसके बाद आ जाएगी, उसमें हम लोग करेंगे जूनोसिस डिजीज़ वो होती है ना, आप लोग याद रखेंगे, ZOONOTIC, जूनोटिक डिजीज़, वो डिजीज़ होती है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है, उन्हें हम लोग जूनोटिक कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फ़िलहाल इतना ही। और PDF मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, ओके, बाय 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 बाय।